जम्मू एंड कश्मीर, जून 2012। पुलिस स्टेशन में एक इंटेरोगेशन चल रही थी। सामने बैठा था एक लोकल फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर जिसका नाम था परवेज इकबाल ताक। पुलिस ने उसे एक 3 वीक ऑपरेशन के बाद पकड़ा था, लेकिन उसका अरेस्ट किसी चोरी या मर्डर के लिए नहीं हुआ था। उसे अरेस्ट किया गया था एक मित्सुबिशी आउटलैंडर कार की वजह से, जो उसकी दुकान के बाहर खड़ी थी, क्योंकि इंडियन इंटेलिजेंस को शक था कि ये वही गाड़ी है जो 2011 दिल्ली हाई कोर्ट बॉम्बिंग्स में इस्तेमाल हुई थी। मैटर नेशनल सिक्योरिटी का था, इसलिए क्विक एक्शन हुआ। लेकिन जब पुलिस ने रिकॉर्ड्स चेक किए तो गाड़ी परवेज के नाम पर थी ही नहीं। वो गाड़ी रजिस्टर्ड थी एक औरत शलीना खान के नाम पर, और शलीना खान पिछले 1 साल से गायब थी। शलीना के साथ उसकी बेटी बॉलीवुड एक्ट्रेस लैला खान और पूरी फैमिली के 6 लोग 1 साल से लापता थे। पुलिस बॉम्ब ब्लास्ट का लिंक ढूंढने गई थी, लेकिन उन्हें मिलने वाला था बॉलीवुड का सबसे दर्दनाक मैसेकर। दोस्तों, ये कहानी है लैला खान की, एक एक्ट्रेस जिसने राजेश खन्ना के साथ डेब्यू किया, लेकिन जिसका एंड दिव्या भारती से भी ज्यादा हॉरिफिक था। तो चलो शुरू से स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है शलीना खान से, जो 1961 में एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई। उसके फादर एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन पूरे करियर में उन्हें सिर्फ एक रोल मिला, एक फिल्म में डाइंग सोल्जर का। शलीना को ये मिडिल क्लास जिंदगी पसंद नहीं थी। उसे चाहिए था ग्लैमर, फेम और बेहिसाब पैसा। और इसी भूख में सिर्फ 20 साल की उम्र में वो घर से भाग गई नादिर शेख पटेल के साथ। दोनों की एक फैमिली बनी, 4 बच्चे हुए, आजमीना, लैला और 2 ट्विंस, इमरान और ज़ारा। लेकिन 10 साल बाद शलीना ने नादिर को छोड़ दिया। फिर उसने दूसरी शादी की, फिर तीसरी। लोग बदलते रहे पर उसका फोकस नहीं बदला। उसे किसी भी कीमत पर अपनी बेटियों को बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस बनाना था। मतलब वो अपने बच्चों के जरिए अपना अधूरा सपना पूरा करना चाहती थी। बिल्कुल, और इस ऑब्सेशन में वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। 2006 में उसने बड़ी बेटी आजमीना को लॉन्च किया फिल्म हेलो कौन में। फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई, लेकिन शलीना ने हार नहीं मानी। 2 साल बाद उसने अपनी दूसरी बेटी लैला को मैदान में उतारा। फिल्म का नाम था वफा, ए डेडली लव स्टोरी। और गेस करो कि हीरो कौन था? कोई छोटा मोटा एक्टर नहीं, बल्कि इंडिया के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना। वेट, राजेश खन्ना, वो जो 70s के सुपरस्टार थे? एग्जैक्टली। सोचो, एक तरफ लेजेंड राजेश खन्ना और दूसरी तरफ एक न्यू कमर लैला। मूवी तो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई, लेकिन लैला रातों रात लाइमलाइट में आ गई। अब यहाँ से कहानी अजीब होना स्टार्ट होती है। बाहर से देखने में लग रहा था कि पटेल फैमिली पर पैसों की बारिश हो रही है। मुंबई के पोश एरिया ओशिवारा में उनके अपने फ्लैट्स थे। महंगी और लग्जरी गाड़ियां उनके दरवाजे पर खड़ी रहती थीं। और मुंबई से तकरीबन 125 किलोमीटर दूर इगतपुरी की हसीन पहाड़ियों में उनका एक आलीशान फार्म हाउस था। शलीना और लैला की जिंदगी किसी क्वीन से कम नहीं थी। साउथ अफ्रीका जाकर शॉपिंग करना और लेविश ट्रिप्स पे जाना उनके लिए मामूली बात थी। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था, एक ऐसा सवाल जो पुलिस को भी खटक रहा था। वो क्या? लैला की पहली मूवी फ्लॉप थी। उस जमाने में उसे फिल्म के लिए मुश्किल से 3-4 लाख रुपए मिले थे। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये 3 करोड़ के एसेट्स, वो आलीशान फ्लैट्स और फार्म हाउस कहाँ से आए? र्यूमर्स थे कि लैला के अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शंस हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि उसके पास किसी बहुत बड़े आदमी के कुछ डेडली सीक्रेट्स हैं, जिन्हें यूज करके वो उसे ब्लैकमेल कर रही है। सच क्या है ये मैं आगे रिवील करूंगा। लेकिन जहां पैसा होता है वहां लालच होती है। शलीना की जिंदगी मर्दों से भरी हुई थी। उसने पहले अपने हस्बैंड नादिर को छोड़ा, फिर आसिफ शेख से शादी की, और आखिर में उस शख्स की एंट्री हुई जो इस पूरी कहानी का डार्केस्ट चैप्टर लिखने वाला था, परवेज इकबाल ताक। परवेज कागजों पर तो एक फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर था और खुद को बड़ा पॉलिटिशियन दिखाने की कोशिश करता था, लेकिन उसकी असलियत काफी शेडी थी। वो शलीना से पूरे 10 साल छोटा था। शेडी मतलब क्या उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था? बिल्कुल, वो एक नंबर का फ्रॉडिया था। लोगों से पैसे उधार लेता और गायब हो जाता था। एक बार तो उसने एक 86 साल ओल्ड रिटायर्ड नेवी ऑफिसर को रिफ्यूजी बनकर लूटा, 2.5 लाख रुपए लिए और कभी वापस नहीं किए। लेकिन शलीना के साथ शादी के बाद गेम पलट गई। शलीना कोई कमज़ोर औरत नहीं थी, वो बहुत डोमिनेंट थी। वो परवेज को पब्लिक में जलील करती, उससे घर की ग्रोसरी करवाती और उसे अपने ड्राइवर की तरह ट्रीट करती थी। यहाँ तक कि एक बार जब वो अपने एक्स हस्बैंड नादिर को मिली तो उसने परवेज को दूर का कज़न कह के इंट्रोड्यूस करवाया। इमेजिन द ह्यूमिलिएशन। ये तो बहुत बड़ा ब्लो था ईगो पर।
मतलब अपने ही घर में उसकी कोई इज्जत नहीं थी। यस, जीरो इज्जत थी उसकी। परवेज के अंदर एक गहरी इनसिक्योरिटी बैठ चुकी थी क्योंकि शलीना अभी भी अपने एक्स हस्बैंड आसिफ शेख के क्लोज थी। वो परवेज को कहती थी, तुम्हारे पास क्या है, ना पैसा ना रुतबा, आसिफ को देखो वो कितना सक्सेसफुल है। परवेज का गुस्सा एक प्रेशर कुकर की तरह अंदर ही अंदर उबल रहा था। वो बस एक मौके की तलाश में था और ये मौका उसे फरवरी 2011 में मिलने वाला था। इसी बीच लैला ने एक फैसला सुनाया जिसने परवेज के पैरों तले जमीन निकाल दी। लैला अपने बॉयफ्रेंड से शादी करके दुबई शिफ्ट होना चाहती थी। उसका प्लान था कि इगतपुरी वाला फार्म हाउस बेच दिया जाए और उस पैसे से दुबई में नई प्रॉपर्टी ली जाए। लेकिन परवेज इसके स्ट्रांगली अगेंस्ट था क्योंकि उसके पास तो पासपोर्ट ही नहीं था। अगर फैमिली दुबई चली जाती तो परवेज का क्या होता। मतलब उसे साफ नजर आ रहा था कि अब उसका यूज खत्म हो चुका है और उसे कचरे की तरह फेंक दिया जाएगा। एग्जैक्टली लेकिन वो ऊपर से बिल्कुल काम रहा। फिर 30 जनवरी 2011 को पूरी फैमिली शलीना, लैला, आजमीना, जारा, इमरान, रेशमा और परवेज सब इगतपुरी फार्म हाउस जाने का प्लान करते हैं। वो 2 गाड़ियों में निकले। परवेज और शलीना एक कार में थे। लैला ने अपनी मित्सुबिशी आउटलैंडर में बाकी सबको लिया। शुरू के कुछ दिन बहुत हंसी खुशी गुजरे, सब एंजॉय कर रहे थे। फिर आया 9 फरवरी का दिन। मौसम अच्छा था। सब ने मिल के बैकयार्ड में बारबेक्यू पार्टी की। रात 1 बजे पार्टी खत्म हुई तो परवेज और शलीना अपने रूम में आ गए। वहां उनके दरमियान एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ। आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हुआ जब शलीना ने परवेज को बताया कि उसने सारी प्रॉपर्टीज की पावर ऑफ अटॉर्नी सेकंड हस्बैंड आसिफ को दे दी है। मतलब उसने दूसरे हस्बैंड को सब कंट्रोल दे दिया और परवेज को कुछ भी नहीं मिला। बिल्कुल, परवेज का सब्र खत्म हो गया। गुस्से में बात हाथापाई तक पहुंच गई और फिर रूम के बाहर ग्राउंड फ्लोर पर परवेज ने एक बड़ा मेटल रॉड उठाया और पूरी ताकत से शलीना के सर पर दे मारा। शलीना वहीं ढेर हो गई। शोर सुनकर लैला और उसके बाकी बहन भाई भाग कर आए। उन्होंने अपनी मां को खून में लथपथ देखा। परवेज अब एक भेड़िए की तरह उन पर झपटने वाला था। उसे पता था कि अगर ये जिंदा बच गए तो वो सीधा जेल जाएगा। उसने फौरन अपने वफादार वॉचमैन शाकिर हुसैन को आवाज दी। दोनों ने मिलकर उस निहत्ती फैमिली पर हमला कर दिया। पहले मेटल रॉड से सर पर मारा, फिर चाकुओं से उन पर तब तक वार किए जब तक कि उनकी सांसें रुक नहीं गईं। इमरान, जारा, आजमीना, लैला और वो मासूम कज़न रेशमा सब खत्म हो चुके थे। उसके बाद उन्होंने फार्म हाउस के बैकयार्ड में एक 12 फीट लंबा गड्ढा खोदा। पहले 3 बॉडीज डाली, ऊपर मैट्रेसेस और पत्थर रखे ताकि जंगली जानवर न खोद सकें। फिर बाकी 3 बॉडीज डाली और एंड पर मिट्टी से ढक दिया। अगली सुबह परवेज ने एक आखिरी काम किया। सबूत मिटाने के लिए उसने पूरे फार्म हाउस को आग लगा दी और वहां से निकल गया। वो पहले इंदौर गया, फिर जम्मू। उसे लगा उसने तमाम सबूत मिटा दिए हैं। लेकिन मुंबई में लैला के बायोलॉजिकल फादर नादिर पटेल परेशान हो रहे थे। बच्चे फ़ोन नहीं उठा रहे थे। मार्च 2011 में नादिर ने मिसिंग पर्सन रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन पुलिस का वही नॉन सीरियस एटीट्यूड था। वो कहने लगे, अरे सर, बॉलीवुड वाले हैं, कहीं ट्रिप पर गए होंगे। वही टिपिकल बिहेवियर। मतलब एक पूरी फैमिली गायब है और पुलिस को लग रहा है कि वो पार्टी कर रहे हैं। यही तो ट्रेजिडी है। इवन लैला के डायरेक्टर राकेश सावंत ने भी कहा कि लैला शूटिंग को बीच में छोड़कर गायब होने वाली लड़की नहीं है। जब पुलिस ने कुछ नहीं किया तो एक फैमिली मेंबर ने खुद इन्वेस्टिगेशन शुरू की। सितंबर 2011 में शलीना की बहन मेहर अख्तर खुद इगतपुरी फार्म हाउस पहुंची। वहां का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। फार्म हाउस जला हुआ था। जब उन्होंने आसपास के घर वालों से पूछा तो उन्हें पता चला कि शलीना का महंगा फर्नीचर गांव वालों के घरों में था। वेट, फर्नीचर उनके पास कैसे पहुंचा? क्या गांव वालों ने चोरी किया था? नहीं, गांव वालों ने कहा कि उन्हें ये फर्नीचर गिफ्ट में दिया गया था। सबूत बिल्कुल साफ थे कि यहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन केस फिर भी ठंडा पड़ा रहा। फिर आई जून 2012 की वो तारीख जब जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने एक ऑपरेशन के दौरान परवेज इकबाल को अरेस्ट किया। उसकी दुकान के बाहर वही मित्सुबिशी आउटलैंडर खड़ी थी। पुलिस ने जब रिकॉर्ड्स चेक किए तो पता चला कि गाड़ी शलीना खान की है जो पिछले 1.5 साल से मिसिंग थी। परवेज को मुंबई ट्रांसफर किया गया और सख्त इंटेरोगेशन के बाद उसने सब सच बता दिया। उसने कहा, मैंने सबको मार दिया, सब वही फार्म हाउस में दफन है। जब मुंबई पुलिस परवेज को वापस फार्म हाउस ले गई और जमीन खोदी गई, एक के बाद एक 6 स्केलेटन्स बाहर निकले। हड्डियों पर अभी भी सोने की ज्वेलरी चमक रही थी, लेकिन जिस्म और कपड़े
मिट्टी में मिल चुके थे। डीएनए टेस्ट ने कंफर्म कर दिया ये वही पटेल फैमिली थी जिसे पूरी दुनिया भुला चुकी थी। लेकिन दोस्तों, स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि एंटी टेरर स्क्वाड ATS की इन्वॉल्वमेंट इस केस को और कॉम्प्लेक्स बनाती है। याद है मैंने कहा था लैला के पास इनकम से ज्यादा पैसा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ATS को शक था कि लैला के कनेक्शंस लश्कर तैयबा के साथ हो सकते हैं। कहा जाता है कि लैला ने मुंबई शहर की कुछ खुफिया इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। वेट, मतलब लैला सिर्फ एक विक्टिम नहीं थी, बल्कि वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थी। देखो, ये सब एलिगेशंस हैं, कोई कंक्रीट प्रूफ साबित नहीं हुआ। लेकिन डायरेक्टर राकेश सावंत ने एक बहुत अजीब बात बताई थी। उन्होंने कहा कि एक बार लैला के घर पर कुछ अरबी लोग आए थे। वो उनकी मूवी में 20 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना चाहते थे। राकेश ने मना कर दिया क्योंकि वो लोग शेडी लग रहे थे। यहाँ पे एक बड़ा सवाल उठता है, क्या परवेज ने उन्हें सिर्फ जेलसी में मारा या फिर ये मर्डर किसी और बड़ी चीज को छुपाने के लिए था? क्योंकि परवेज का कनेक्शन खुद दिल्ली बॉम्बिंग वाली कार से था। फैसला कोर्ट ने करना था। केस बरसों तक चलता रहा और फाइनली मई 2024 में, यानी पिछले ही साल, मुंबई सेशन कोर्ट ने अपना आखिरी फैसला सुनाया। यानी 13 साल लग गए। हाँ, 13 साल। प्रोसिक्यूशन ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस कहा। कोर्ट में परवेज ताक को डेथ पेनल्टी सुनाई गई। लैला खान, जो बॉलीवुड में दिव्या भारती जैसी स्टार बनना चाहती थी, शायद उसका नसीब भी दिव्या भारती जैसा ही था। हमने दिव्या की मिस्टीरियस मौत पर भी एक डिटेल वीडियो बनाई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे लिंक पर क्लिक करें। इस केस में 6 जिंदगियां खत्म हो गईं, सिर्फ एक आदमी की ईगो और लालच की वजह से। लेकिन यहाँ एक सवाल है, अगर वो कार दिल्ली बॉम्बिंग केस में फ्लैग नहीं होती तो क्या हमें कभी पता चलता कि लैला खान और उसकी फैमिली कहाँ गायब हो गई? शायद नहीं। वो फाइल आज भी किसी पुलिस स्टेशन के कोने में धूल चाट रही होती और दुनिया को लगता कि लैला शायद किसी दूसरे मुल्क में छुप कर रह रही है। आप बताएं, आपको क्या लगता है? क्या ये वाकई सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस का केस था या टेररिज्म एंगल जो ATS को दिख रहा था उसमें कोई बड़ा राज छुपा है? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर करें, हम हर कमेंट को पढ़ते हैं। और हाँ, जाने से पहले अगर आपको हमारी रिसर्च और मेहनत पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी और सच्ची कहानियां सामने लाने की हिम्मत देता है। Stay safe and see you in the next one.